नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में AISL की एक वैकेंसी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए निकला है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल में एक वीडियो डाला था और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है दोस्तों। लेकिन उन लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा है कि सर ये ऑफलाइन फॉर्म जो हमें लेके जाना है, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू के दौरान उसमें उस फॉर्म को पूरा डिटेल्स कैसे भरना है दोस्तों। तो मैं दोस्तों आज का वीडियो में सिर्फ उस ऑफलाइन फॉर्म को भरने के बारे में बताऊँगा दोस्तों। टॉप टू बॉटम उस फॉर्म के टोटल बता दूं दोस्तों 5 पेजेज है। उस पेज को पेज बाय पेज में बताऊंगा उस पूरे डिटेल्स को कैसे भरना है। उसी हिसाब से आपको फॉर्म को भरना है। अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया होगा तो उस डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल्स भी कैसे भरना है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ है सीखने के लिए दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए दोस्तों। सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो ऑफलाइन फॉर्म, उस फॉर्म का सबसे पहला पेज पे हम आते हैं। सबसे पहले पेज में कुछ खास डिटेल्स नहीं, ऊपर में कंपनी का डाटा दिया है। उसके बगल में नीचे से सबसे पहला कॉलम में आया है आपका कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाइड कर रहे हो। पोस्ट अप्लाइड फॉर, पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपको सामने बस लिखना है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आपको सिलेक्शन स्टेशन, मतलब 2 स्टेशन के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाला है। एक है आपका चेन्नई के लिए और दूसरा है मुंबई के लिए। अगर आप चेन्नई के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो चेन्नई लिखेंगे और मुंबई के लिए लिखना चाहते हो तो मुंबई लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। और दूसरे वो पहला सिलेक्शन स्टेशन के बाद पहले नंबर पे आता है आपका नाम। नाम को बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। उसमें पहले नंबर पर उन्होंने बोला आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। लेट सपोज मेरा नाम सुभाष कुमार प्रसाद है तो पहला नाम मेरा हो जाएगा सुभाष, मिडिल नाम हो गया कुमार और सर नेम जो है वो मेरा प्रसाद हो जाएगा। लेकिन किसी का नाम अगर जैसे कि सूरज प्रसाद है तो उसमें सिर्फ फर्स्ट नेम में सूरज होगा और सर नेम में प्रसाद आएगा। मिडिल वाले जगह पे ब्लैंक रहेगा। किसी का नाम अगर राजीव चौधरी है तो नेम में राजीव होगा और सर नेम में चौधरी आएगा। मिडिल वाले कॉलम को नहीं भरना है दोस्तों। ये हो गया पहला कॉलम, पहले पेज का पहला कॉलम। दूसरे नंबर पे है फादर्स नेम। तो उसमें फादर्स नेम के जगह पे पूरा लंबा लाइन खींचा हुआ है, तो फादर्स नेम पे आप सीधा लंबा लाइन पे अपना फादर्स नेम लिख देंगे। उसी में तीसरे नंबर पे आता है डेट ऑफ बर्थ, जो पहले पेज में ही है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ में आपको DDMMYYYY करके दिया हुआ है। इसका मतलब है दोस्तों कि DD मतलब डेट, मान लीजिए अगर 1 तारीख से लेके 11 तारीख है या फिर 30 तारीख जो भी है। अगर 1 तारीख भी है तो सिर्फ 1 नहीं लिखना है, 01 करके लिखना है। और 11 है तो 11 हो गया, 31 हो गया तो 31 हो गया, 22 हो गया तो 22 हो गया, ऐसे करके लिखना है। और MM मतलब मंथ, कौन सा मंथ है। जनवरी है तो 01 हो जाएगा, फरवरी है तो 02 हो जाएगा, ऐसे करके। और दिसंबर है तो 12 हो जाएगा। लेकिन आपको सीधा 1 नहीं लिखना है, DDMMYY। और YY में मतलब YYYY करके दिया है उन्होंने, मतलब ईयर का पूरा डिटेल्स देना है आपको। जैसे 1989, 1976, 1985 जो भी है डेट ऑफ बर्थ वैसे लिखना है दोस्तों। ये आपका पहला पेज खत्म हो गया। अब सेकेंड पेज में जो डिटेल्स आता है उसमें सबसे ऊपर पे है आपका प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ। जैसे कि आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं तो वहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश लिखना है। प्लेस जहाँ पे आपका जन्म हुआ और स्टेट ऑफ बर्थ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस वो एड्रेस होता है जहाँ पे आपको पत्राचार के लिए कंपनी आपको संपर्क करेगी। जितने भी पत्राचार लेटर का जो एड्रेस भेजने का होता है उसको हम एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस में पिन नंबर और स्टेट ये उस एड्रेस के साथ ही मत लिखना, क्योंकि पिन नंबर के लिए और पिन कोड के लिए और एड्रेस के लिए अलग से उन्होंने स्पेस दिया है। तो पिन कोड वाले जगह पे पिन कोड लिखेंगे और स्टेट वाले जगह पे आप स्टेट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके नीचे है टेलीफोन नंबर विथ एसटीडी कोड। किसी का अगर नहीं है तो उस कॉलम को बिल्कुल छोड़ देना है, अपना सेल फोन नंबर ही देना है, मोबाइल नंबर। जो उसका अगला वाला कॉलम है जिसमें उन्होंने मोबाइल नंबर मांगा है, आप सिर्फ मोबाइल वाले ऑप्शन पे मोबाइल नंबर देंगे। ठीक है। उसका अगला ऑप्शन है, उसमें है ईमेल आईडी। मतलब आपने अगर ईमेल आईडी बनाया है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो ईमेल आईडी बनवा लीजिए। जीमेल से, याहू से, जहां से भी इच्छा है वहां से बना लीजिए और उस जगह पे ईमेल आईडी अपना लिखना है। उसके बाद दूसरे पेज में ही नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो 6th में हो, जेंडर, मेल या फीमेल। अगर मेल है तो मेल पे करेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, यहाँ पे टिक मार्क नहीं करना है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसके सामने क्रॉस करना है। यस नो पे तो क्लिक करना है, लेकिन कहीं पे अगर उस कॉलम में अगर पुट ऑन करना है कि अगर आप मेल है तो मेल के आगे पुट ऑन करना है तो मेल के आगे क्रॉस लगाना है। उस फॉर्म में ऊपर में लिखा है कि पुट मार्क X ऑप्शन, ये क्रॉस वाला ऑप्शन है, मतलब वो इंडिकेशन है कि आप मेल हो। उसके बाद है आपका
मैरिटल स्टेटस में भी आपको उसमें जितने भी कॉलम्स दिया है उसमें आपको जो भी, अगर अनमैरिड हो तो एक्स लगाएं, मैरिड हो तो एक्स लगाएं, डाइवोर्स्ड हो तो एक्स लगाना है, उसके सामने में उस कॉलम में एक्स लगाना है, टिक मार्क नहीं करना है, एक्स जो उन्होंने दिया है वही मार्क लगाना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 8th ऑप्शन में है नेशनलिटी। ऑब्वियसली इंडिया से हो तो नेशनलिटी इंडिया ना हो, नेपाल के लोग भी अप्लाई करते हैं तो नेपाल वहां लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो भी नेशनलिटी आप लिख देंगे। रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है उसमें वो लिख देना है। इसके बाद है मदर टंग। मदर टंग में आपका क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है या जो भी लैंग्वेज है वो मदर टंग में लिख देना है। ठीक है। उसके बाद है आपका पैन कार्ड नंबर, पैन नंबर आप जो होगा आप लिख देंगे। उसके बाद है आपका आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर जो भी है, पैन कार्ड के बाद आधार कार्ड नंबर लिख देंगे। इसके बाद वाला कॉलम को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उन्होंने सब कास्ट के बारे में पूछा है। सब कास्ट के बारे में इसलिए पूछा है क्योंकि कुछ कास्ट के लिए उन्होंने फी का रिलैक्सेशन दिया है और एज का रिलैक्सेशन दिया है। तो समझने वाली बात यह है कि आपको इसमें कौन से, अगर सब कास्ट आप जनरल हो, ओबीसी हो और ईडब्ल्यूएस हो, इसके लिए कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं है, जैसा कि उन्होंने फॉर्म में दे रखा है। मैं आपको बता भी दूं। रही बात एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए एज में रिलैक्सेशन है बट फी उनको पे करना है, और एससी, एसटी के लिए उन्होंने कोई फी नहीं मांगा है, मतलब उनका फी का भी रिलैक्सेशन है दोस्तों। तो उसके नीचे जो सब कास्ट वाला ऑप्शन है, तो सब कास्ट वाले ऑप्शन में आपको बहुत बारीकी से भरना है। कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें ये एससी, एसटी के नीचे सब कास्ट का भी ऑप्शन है, वो सब कास्ट में जाके वही क्रॉस मार्क जैसे उन्होंने दिया है वैसे ही देना है। उसके बाद अगर उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको तो देना ही पड़ेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप अगर वो 2007 का अधिनियम जानते होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि नो क्रीमी लेयर जो है सर्टिफिकेट वो देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में पेमेंट सर्टिफिकेट, और अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो नो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद उसके बी ऑप्शन वाले में है एक सर्विसमैन। एक सर्विसमैन वो है जो आर्मी में थे, नेवी में थे या किसी डिफेंस सर्विसेज में थे, उन्होंने अभी रिटायर कर गए हैं या फिर उन्होंने बीआरएस ले लिया है, तो एक सर्विसमैन है तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि किसी जगह पे एक सर्विसमैन का भी कोटा होता है दोस्तों। ये है आपका पेज नंबर 2 में दोस्तों। अब चलिए आइए आप पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 में सबसे पहले है कि आप किसी पुलिस सर्विस में थे, यस और नो। अगर आप पुलिस सर्विस में थे तो यस, अगर है तो यस के सामने टिक लगा, यहाँ पे टिक लगाना है। यहाँ पे क्रॉस मार्क का कोई ऑप्शन नहीं है, जहां जहां क्रॉस मार्क का ऑप्शन है वहीं क्रॉस मार्क देना है। इसके बाद है वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट कंपनी, सेमी गवर्नमेंट कंट्री या फिर पब्लिक सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे हैं तो नो। अगर कर रहे हैं तो यस, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी में काम करे तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो 14th ऑप्शन है, वो आपका है एजुकेशनल सर्टिफिकेट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में ऐसे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हम लोगों को, लेकिन सबसे पहले उसमें दिया है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, मैट्रिकुलेशन या फिर एसएससी सर्टिफिकेट से। मैट्रिकुलेशन में आपको 10th से शुरू करना है, 10th का डिटेल देना है, कौन से साल में पास किया, कहाँ से, कौन सा आपका यूनिवर्सिटी है, कौन सा स्कूल है, कौन से साल में पास किया, कितना % मार्क्स, सब उसमें आपको डिटेल देना है। उसके बाद है 12 का, उसके बाद ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन तक एनसीसी सर्टिफिकेट, हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप पूरा भर देंगे। अब रही बात एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट जिन लोगों ने अपने स्कूल या कॉलेज में एनसीसी किया होगा, उसमें बी या सी सर्टिफिकेट है, उसको डिक्लेयर करना है वहाँ पे। उसके बाद आती है एक्सपीरियंस वालों का, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बेसिक एब्सेक का। बेसिक एब्सेक का सर्टिफिकेट उन्हीं लोग के पास होगा जो पहले किसी एयरलाइन में सिक्योरिटी में काम किया होगा या फिर किसी सिक्योरिटी एजेंसी में काम किया हो जिसमें उसको बीसीएस के थ्रू बेसिक एब्सेक का एग्जामिनेशन देने की जरूरत पड़ी होगी। उसका नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको एब्सेक रिफ्रेशर का। अगर आप बेसिक एब्सेक करते हो तो हर 2 साल के बाद आपको ये एब्सेक का रिफ्रेशर भी करना पड़ता है, बेसिक एब्सेक का। उसके बाद होता है आपका स्कीनर सर्टिफिकेट। बेसिक एब्सेक के बाद अगर स्कीनर्स भी आपका कंप्लीट है तो स्कीनर सर्टिफिकेट का लगाएंगे। उसके बाद है ये इंजीनियरिंग डिग्री है, बीई, अगर कोई इक्विवेलेंट अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है एमबीए और इक्विवेलेंट, अगर एमबीए या फिर उसकी इक्विवेलेंट कोई है सर्टिफिकेट तो वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन लैंग्वेज का, क्या क्या आता है, इंग्लिश, हिंदी, लोकल और मदर टंग। पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में सबसे पहले आपको वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर किसी कंपनी पर अगर आपने काम किया है तो कौन से कंपनी का नाम उसको दिखाइए, बताइए कौन सा कंपनी था, कौन सा पोस्ट पे आप काम कर रहे थे, पोस्ट जो हेल्ड है वो भी आपको दिखाना है। उसके बाद कब से कब तक आपने काम किया, अगर अभी टिल नाउ काम करे तो वो भी उसमें ऑप्शन दिखा सकते हैं। कितना साल से काम करे, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वो दिखाना है, और आपका नेचर ऑफ जॉब क्या था वो भी उसमें शो करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है डेट ऑफ सर्टिफिकेशन।
कोई डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया होगा या फिर कोई अलग से कुछ कोर्स आपने एक्स्ट्रा किया है तो उसको भी शो अप कर सकते हैं। उसके बाद है एनसी सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट जो उन्होंने आपने पहले वाले ऑप्शन में शो किया है तो उसका डिटेल यहाँ देना है दोस्तों, ठीक है। ये 17 का आपको अलग अलग ए बी ऑप्शन में अगर एनसीसी सर्टिफिकेट दिया, उससे पहले अगर कोई सर्टिफिकेशन जैसे कि रिफ्रेशर या कोई भी तरीके का ट्रेनिंग किया हो आपने, वो शो करना है। उसी का फिर जो है ना 18th वाले ऑप्शन में आपको दिखाना है कोई केस पेंडिंग वेंडिंग चला के पास, आपके नाम से कोई पुलिस केस या कोर्ट में कोई केस है चल रहा है कि नहीं, यस और नो, नो में क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर कभी अरेस्ट हुए हो तो यस और नो, नो में क्लिक करना है। अब जो सी ऑप्शन है इस पे ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। सी ऑप्शन में आपको कि वेदर यू आर हैविंग वैलिड एईपी और बीएईपी। अब ये जानने की जरूरत है कि एईपी और बीएईपी क्या है। एईपी का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट एंट्री परमिट और बीएईपी का फुल फॉर्म होता है बायोमेट्रिक एयरपोर्ट एंट्री परमिट। अगर आपने पहले किसी प्रीवियस कंपनी में काम किया हो या फिर कर रहे होंगे तो आपके पास एग्जिस्टिंग एईपी या फिर बीएईपी होगा। अगर आपके पास है तो उसका डिक्लेरेशन भी देना है दोस्तों। वैलिड है या नहीं है उसमें ऑप्शन है तो उसमें एक्स मार्क करना है। ये हो गया पेज नंबर 4। अब आते हैं पेज नंबर 5 पे, जो कि आपका लास्ट पेज भी है। उसमें आपको डीडी डिटेल्स मतलब डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल्स देना है दोस्तों। नेम ऑफ द बैंक देना है, एचडीएफसी, एसबीआई, आईडीएफसी जो भी है वो कर देना है। उसके बाद किस डेट को बनाए, इशू डेट उस पर लिखा रहेगा, उस डेट को लिख देना है। डीडी नंबर आपको उस पर लिखा रहता है नीचे में, वो डीडी नंबर होता है। और अमाउंट को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अमाउंट के वाले कॉलम पे ऑलरेडी 500 लिखा हुआ है दोस्तों। उसके बाद आपको डिटेल देना है रिलेटिव वर्किंग इन एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में कोई रिलेटिव आपके काम करते हैं या फिर उसके सिस्टर कंसर्न कंपनी जैसे कि AIESL जो होगा एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड हो गया या फिर अलायंस एयर होगा, इसमें अगर कोई आपके रिलेटिव काम करना है उसका डिटेल्स भी देना है। उसके बाद हो गया डिक्लेरेशन और टिक मार्क करेंगे और इसके बाद डायरेक्ट जो उसमें टिक लगाएंगे, उसके बाद प्लेस डेट का डिटेल भरेंगे और सिग्नेचर करके इस तरीके से आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट। तो यह हो गया आपका ऑफलाइन फॉर्म। उसके साथ नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है, आपने जो डिटेल उस फॉर्म में शो किया है उस सारे डिटेल्स का एक एक कॉपी, जीरोक्स कॉपी फिलहाल के लेके जाएंगे, स्क्रूटनिंग करेंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन वो लोग सिलेक्शन के बाद ही करते हैं, उस समय सिर्फ देखेंगे आपका सारा जीरोक्स कॉपी और वो सारा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। मतलब आपका नाम लिखना है, सेल्फ अटेस्टेड लिख के सबको सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है और जो डिटेल्स आपने इसमें भरा है उस सब का जीरोक्स कॉपी आपको साथ में लेके जाना है और ओरिजिनल डीडी कॉपी लेके जाना है दोस्तों। ये हो गया पूरा फॉर्म्स का डिटेल। इस तरीके से भरिएगा तो आपको वहाँ भी कोई परेशानी नहीं होगी, ना किसी से पूछने की, घर से आप कंप्लीट करके लेके जाएंगे और फटाफट वहाँ आपको ज़्यादा लाइन में भी अगर आपका फॉर्म कंप्लीट है तो उस वालों को अगर बोला जाता है कि जिन लोगों का फॉर्म ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है, कंप्लीट है, वही आगे बढ़िए, तो आपको लाइन में आगे भी आपको लंबा लाइन में भी वेट नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।